नमस्कार दोस्तों, टिक्कर टीवी में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से बात करेंगे खाने के तेल और तिलहन मार्केट के बारे में। हमने 3-4 सप्ताह से इसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। हर बार मैं आपके सामने बात लेके आता हूँ। पिछले सप्ताह में हमने देखा कि तेल और तिलहन मार्केट में हमें काफ़ी गिरावट दिखने को मिली। तेल और तिलहन मार्केट में मंदी आने वाली है, वो पिछले 1 महीने से बात होती है, लेकिन सबका एक अनुमान था कि ये मंदी है वो सितंबर एंड में आएगी, लेकिन हमें ये मंदी अगस्त एंड में दिखने को मिली है। प्राइस बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, तो हमें ये देखना होगा कि ये मार्केट है उसमें मंदी शुरू हो चुकी है, ये मंदी लंबी चलेगी या तो जो समय से पहले मंदी आ चुकी है तो उसका असर मार्केट में क्या होगा, क्या मार्केट बाउंस बैक होगा, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। डेटा देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे और उसके बाद हम ये चर्चा करेंगे कि ये मार्केट में क्या होने वाला है। अगर हम पाम ऑयल की बात करें तो बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में जो बेंचमार्क 3rd मंथ नवंबर कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो पिछले सप्ताह 246 रिंगिट गिरावट आई। 5 दिनों में से 4 दिन मार्केट में गिरावट देखने को मिली। इसका जो कारण है यही है कि मलेशिया का जो एक्सपोर्ट के डेटा है और प्रोडक्शन के डेटा है वो दोनों बेरिश है। प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट घट रही है। प्रोडक्शन डेटा अगर हम देखे जाए तो जो मलेशिया का जो एक्सपोर्ट के डेटा है उसमें अगर देखा जाए तो 1 से 5 अगस्त, 1 से 10 अगस्त, 1 से 15 अगस्त और 1 से 20 अगस्त लगातार हमें एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया में मलेशियन पाम ऑयल की एक्सपोर्ट है वो बढ़ रही है, लेकिन चाइना, यूरोपियन कंट्रीज़, पाकिस्तान और यूएस, ये चारों देशों में मलेशियन पाम ऑयल की एक्सपोर्ट घट रही है। अगर मलेशियन पाम ऑयल के प्रोडक्शन के डेटा के बारे में बात करें तो लगातार प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। जो लास्ट डेटा आए 1 से 20 अगस्त का, उसमें प्रोडक्शन है वो 11.5% बढ़ा था और जो यील्ड है वो भी 9.25% बढ़ा है। तो प्रोडक्शन डेटा भी काफ़ी बेरिश है। पिछले सप्ताह एक जो डेवलपमेंट हुआ था, ऑयल वर्ल्ड के एडिटर थॉमस मिल्के ने एक वेबिनार में पाम ऑयल के बारे में काफ़ी बात की थी। उनका जो प्रेडिक्शन था वो भी मार्केट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा और उसका मार्केट में इम्पैक्ट भी काफ़ी दिखने को मिला। थॉमस मिल्के ने जो एस्टिमेट रखा था उनका कहना ये था कि जो मलेशियन और इंडोनेशियन पाम ऑयल मार्केट का जो बेंचमार्क है, इंडोनेशियन पाम ऑयल FOB प्राइस, वो प्राइस जो अभी $1200 पर टन चल रहे हैं वो एंड ऑफ द ईयर घट के हो जाएंगे $1000। और ये प्राइस जो है वो इंडोनेशियन क्रूड पाम ऑयल FOB प्राइस है वो 2022 के फर्स्ट हाफ में घटकर $850 हो जाएंगे और ये भाव घट के $800 भी हो सकते हैं। ये थॉमस मिल्के का कहना है। और ग्लोबल जो एडिबल ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ के 80 लाख टन ये सीज़न में हो सकता है, जो पिछले सीजन में 20 लाख टन प्रोडक्शन में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। पाम ऑयल का जो आउटपुट है वो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2020-21 में जो हुआ था 19 लाख टन बढ़ा था, वो नेक्स्ट ईयर में 2021-22 में बढ़कर 40 लाख टन बढ़ने का एक एस्टीमेट थॉमस मिल्के ने रखा था। उसके बाद थॉमस मिल्के का जो एस्टीमेट आया था उसका भी मार्केट में इम्पैक्ट रहा। पिछले सप्ताह इंडोनेशियन पाम ऑयल के प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, कंजम्पशन और एंडिंग स्टॉक, उनका भी डेटा जो गापकी ने, इंडोनेशियन पाम ऑयल एसोसिएशन ने जो दिया था वो भी इम्पैक्ट मार्केट में हमें दिखाई दिया। गापकी ने जो डेटा दिया था उनमें एंडिंग स्टॉक है वो जून के एंड में 41.46 लाख टन था, वो मई के एंड में 48 लाख टन था। तो हम देखें कि एंडिंग स्टॉक में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। इंडोनेशियन जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा
पाम ऑयल का प्रोड्यूसर है, तो उनका इम्पैक्ट मार्केट में हमें दिखाई दिया। और दूसरा डेवलपमेंट ये हुआ कि मलेशिया ने जो सितंबर मंथ का जो सीपीओ की एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो 8% जो पहले थी उसको बरकरार रखा, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की। और दूसरी बात, जो एक्सपोर्ट प्राइस का जो रेफरेंस रेट है उसमें सिर्फ 37 रिंगिट की ही बढ़ोतरी हुई। ये भी एक मार्केट में उसका भी इम्पोर्ट देखा। दूसरा, क्रूड ऑयल प्राइस जो है वो पिछले सप्ताह काफ़ी गिरावट दिखने को मिली। ब्रेंट का जो प्राइस था उसमें 7% और WTI यानी कि वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट का जो प्राइस है उसमें 8% हमें गिरावट मिली। तो जैसे ही क्रूड के प्राइस गिरे उनका भी मार्केट में इफेक्ट हमें देखने को मिला। सोया ऑयल के प्राइस है वो पाम जितने नहीं घटे हैं, लेकिन उसमें भी गिरावट देखने को मिली। CBOT यानी शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में जो सोया ऑयल का फर्स्ट मंथ जिसको हम बेंचमार्क मारते हैं उनमें 6.23 सेंट की गिरावट पिछले सप्ताह हमें देखने को मिली। ये गिरावट करीबन हम देखें तो वीक एंड में ज़्यादा दिखने की मिली, क्योंकि एक न्यूज़ आए थे कि जो US एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो है उन्होंने रेकमेंड किया है गवर्नमेंट को कि जो US बायोफ्यूल मैंडेट है वो मैंडेट जो 2020 में था उनमें कमी की जाए। 2021 में ये मैंडेट जो है उसमें एडिबल ऑयल का जो मिक्सचर होता है उसमें कमी की जाए, तो उसका भी मार्केट में इम्पैक्ट पड़ा। क्योंकि हम जानते हैं कि US में जो भी बायोफ्यूल बनता है उसमें सोया ऑयल का मिक्सचर ज़्यादा होता है। सोया ऑयल से ही बायोफ्यूल बनता है और इथेनॉल जो बनता है वो कौन से बनता है, मक्का से बनता है। तो इनका इम्पैक्ट भी मार्केट में हमें दिखाई दिया। नेशनल ऑयल प्रोसेसर एसोसिएशन जो US का एक क्रशर का एक एसोसिएशन है, उनका भी डेटा पिछले सप्ताह आया। उन्होंने सोयाबीन का जो क्रशिंग है वो जुलाई महीने में 1.8% उसमें बढ़ोतरी हुई। ये भी फिगर है, उनका भी इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिला। उसके बाद जो एक क्रॉप टूर बनाते हैं, प्रो फार्मर ग्रुप है US में, उसका एक क्रॉप टूर होता है। उन्होंने जो US सोयाबीन क्रॉप है उसका जो एस्टिमेट रखा वो 1197 लाख टन का रखा, जो USDA ने 1180 लाख टन रखा था। तो ये प्रोडक्शन का जो एस्टिमेट है उसमें भी बढ़ोतरी हुई और यील्ड जो है वो 3442 किलो का पर हेक्टर रखा। जो USDA ने जो रखा था वो 3362 किलो का रखा था। तो इसमें यील्ड में भी करीबन 100 किलो की बढ़ोतरी प्रो फार्मर ग्रुप ने की, उसका भी इम्पैक्ट हमें मार्केट में मिला। फिर जो नोपा ने जो डेटा रहा, क्रशिंग भी बढ़ा, उसके साथ साथ सोया ऑयल का स्टॉक है वो पिछले 3 महीने लगातार घट रहा था, वो जुलाई महीने में बढ़ा है। वो भी इसके भी फिगर आए और वो जो फिगर आए उनमें ये था कि जो ट्रेड का एस्टिमेट था उससे ज़्यादा सोया ऑयल का स्टॉक हो गया है आया है। तो ये भी एक इम्पैक्ट मार्केट में हमें दिखाई दी है। ये जो लगातार डेटा आए उनका इम्पैक्ट मार्केट में है, लेकिन जो डेटा ऐसे है कि जो मार्केट को बाउंस बैक भी कर सकते हैं वो है US सोयाबीन क्रॉप जो अभी खड़ा है खेतों में, उनकी जो स्थिति है वो लगातार खराब होती जा रही है। ये डेटा है, ये भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले सप्ताह जो भी डेटा आया उनमें भी 3% जो गुड टू एक्सेलेंट यानी कि सबसे अच्छी क्वालिटी का जो सोयाबीन क्रॉप है उनमें 3% की कमी आई, और जो खराब पोजीशन जो सोयाबीन क्रॉप थी उसमें 2% की बढ़ोतरी हुई। तो ये डेटा है वो आगे जाके कैसे आएंगे उसके पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। ये क्रॉप के डेटा है वो पूरी तरह से दिखता है कि US सोयाबीन क्रॉप है, जो एस्टिमेट हमें रखा है इतना क्रॉप नहीं भी आ सकता है। ये भी डेटा हमें देखना होगा।
दूसरी बात, अर्जेंटीना जहाँ से हम सोया ऑयल इंडिया में सबसे ज़्यादा आता है, तो उसके फार्मर ने जो सोयाबीन का बिकवाली की वो भी कम है। इस बार 273 लाख टन इस बार बिकवाली की है, जो पिछले साल 294 लाख टन थी। तो फार्मर के पास स्टॉक भी अभी ज़्यादा है, वहाँ बिकवाली कम हो रही है। जो अर्जेंटीना का सीजन जून एंड में जो ख़त्म हुआ, वहाँ पे 435 लाख टन का प्रोडक्शन इस साल हुआ है, ऐसा बुनोस जो ग्रेन एक्सचेंज है, सबसे बड़ा अर्जेंटीना का एक्सचेंज है, उनके डेटा बता रहे। जो पिछले साल हुआ था वो 490 लाख टन हुआ था। सोयाबीन का प्रोडक्शन अर्जेंटीना में इस बार 55 लाख टन पिछले साल से कम हुआ है। ये भी एक कंसर्न रखना पड़ेगा कि मार्केट में जो लगातार मंदी आगे बढ़ रही है, उसमें जो 2-3 बात ऐसी है कि ये मार्केट को बाउंस बैक कर सकती है। वो बात ये है कि अर्जेंटीना में जो पराना का जो वोटर लेवल है वो 77 साल के निचले स्तर पर पहुंचा है। ये एक पहले अनुमान था कि ये जो वोटर लेवल है वो सितंबर तक रहेगा, लेकिन नेशनल वाटर इंस्टीट्यूट जो अर्जेंटीना का है वो अभी बता रहा है कि ये जो वोटर लेवल निचले स्तर पर पहुंचा है वो दिसंबर तक रहेगा, यानी कि ये साल के अंत तक ये वाटर लेवल नीचे रहेगा। तो हमने एक अनुमान लगाया था कि 40% जो अर्जेंटीना से सोया ऑयल और सोया मिल की जो एक्सपोर्ट हो रही है वो 40% कम होगी। तो ये जो सिचुएशन है वो अभी लंबी चल सकती है, ये भी हमें देखना होगा। दूसरी बात, मंदी का जो कारण है, जो पिछले समय हमें गिरावट मिली, सनफ्लावर यानी कि सूर्यमुखी जो सीड है उनका प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ने वाला है। यूक्रेन में अगर देखा जाए तो 26 लाख टन पिछले साल के मुकाबले प्रोडक्शन बढ़ेगा। रसिया में देखा जाए तो 25 लाख टन बढ़ेगा। अर्जेंटीना में देखा जाए तो 5 लाख टन बढ़ेगा, और यूरोपियन कंट्री है वहाँ 14 लाख टन। कुल मिला के पिछले साल के मुकाबले इस बार 75 लाख टन सनफ्लावर सीड का प्रोडक्शन है, वो बढ़ने की एक अनुमान है। ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जुलाई में जो ये पर्टिकुलरली रसिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान यानी कि ब्लैक सी कंट्री है, वहाँ का जो वेदर है वो वेदर जैसे जून में दिखने को मिला था वैसा जुलाई और अगस्त में दिखने को नहीं मिला है। उसका पहला जो प्रमाण है वो मिला बल्गेरिया से। बल्गेरिया में जो हार्वेस्टिंग चालू हो चुका है, वहाँ यील्ड जितनी मिलनी चाहिए, जितना अनुमान था उससे कम मिली है। तो आगे जाके अगर रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान और यूरोपियन कंट्री में अगर सनफ्लावर का यील्ड हमने जो अनुमान लगाया है उतना नहीं मिलेगा, या कि ट्रेड का जो एस्टिमेट है उतना अगर यील्ड नहीं मिलेगा, तो मार्केट बाउंस बैक हो सकती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने बात की कि बल्गेरिया में हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो चुका है। दूसरे जो कंट्री है ब्लैक सी के कंट्री, उसमें हार्वेस्टिंग 2 या 3 सप्ताह में चालू होंगे। उसका इम्पैक्ट जैसे ही सनफ्लावर सीड और सनफ्लावर ऑयल का स्टॉक पूरे वर्ल्ड में मिलना शुरू हो जाएगा, तो उसका मार्केट में इम्पैक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए अभी भी 3-4 सप्ताह का टाइम बाकी है। तो ये सप्लाई मार्केट में मिले उसके पहले ही मंदी हो चुकी है। तो ये 4 सप्ताह में ये सप्लाई कैसी रहती है वो भी देखना पड़ेगा। मैंने कहा कि जून और जुलाई में थोड़ा जो एटमॉस्फेयर था इन कंट्री का, उसमें गर्मी ज़्यादा थी और ड्राइनेस भी दिख रही है, तो उसका भी इम्पैक्ट मार्केट में हमें दिखाई देगा। अभी इंडिया में जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी बात करें तो हमारे गवर्नमेंट ने जो खाने का तेल का प्राइस है वो काफ़ी बढ़ रहा था। त्यौहार शुरू हो रहे हैं, इस सप्ताह में गोकुल अष्टमी आएगी, उसके बाद गणेश चतुर्थी आएगी, उसके बाद नवरात्रि, दशहरा और दीपावली, ये सब त्यौहार का सीरीज चालू हो चुका है। तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। दूसरी बात है, कोरोना का जो इम्पैक्ट है वो इंडिया में कम हो चुका है। सिर्फ केरला और महाराष्ट्र 2 ही स्टेट में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देगा। सभी मार्केटें खुल चुकी है। लॉकडाउन का जो
रिस्ट्रिक्शन है वो भी कम होते जाए तो मार्केट में अभी डिमांड दिखने मिलेंगी। रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, होटलें खुल चुकी है, टूरिज़्म सेंटर है, वहाँ भी लोगों का आना जाना बढ़ चुका है। स्ट्रीट फूड में लोगों की भीड़ अभी भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इनका इम्पैक्ट एडिबल ऑयल की डिमांड पर अगस्त सितंबर तक हमें दिखाई देगा, तो उनका भी इम्पैक्ट हमें देखना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट ने 11,040 करोड़ रुपया पाम ऑयल मिशन के लिए लगाया है, क्योंकि हमारी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है वो लगातार बढ़ रही है। तो हमें इंपोर्ट कम करने के लिए लॉन्ग टर्म जो प्लान करना है वो इंडियन गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है। नेशनल पाम ऑयल मिशन जो लगाया है 2025-26 तक हमारे इंडिया में 11.20 लाख टन पाम ऑयल का प्रोडक्शन हो जाए, ऐसा एक मान के एक प्रोजेक्ट किया है। उसमें सरकार ने ये मनी है वो अलॉट किया है। मार्केट जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसमें सबसे बड़ी बात जो देखने वाली है और उसके पर सबकी नज़र होनी चाहिए, ये है पाम ऑयल। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड पाम ऑयल का जो डिस्काउंट है सोया डिगम से और क्रूड सनफ्लावर ऑयल से, ये सबसे बड़ी हमें देखना होगा। अगर ये डिस्काउंट में पाम ऑयल का डिस्काउंट और भी बढ़ सकता है तो पाम ऑयल की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन सोयाबीन और सनफ्लावर की डिमांड है वो इतनी नहीं बढ़ेगी। अगर पाम ऑयल की डिमांड बढ़ेगी तो उसका मार्केट में सीधा इम्पैक्ट होगा। तो ये में डिस्काउंट जो पिछले 3 सप्ताह में हमें देखने को मिला है, पिछले सप्ताह में पाम ऑयल का जो सोया ऑयल से जो डिस्काउंट था वो $65 था, वो बढ़ के अभी $147 हो चुका है। और क्रूड सनफ्लावर ऑयल से भी डिस्काउंट है वो $150 बढ़ चुका है। तो ये सब मार्केट का जो डेटा है, ये डेटा हमें ये बताता है कि ये मंदी है वो कब तक चलेगी, या तो मार्केट है वो अभी भी बाउंस बैक होने का चांस है कि नहीं है। तो ये डेटा में से मार्केट के सभी लोग को जो भी डेटा अभी आने वाले है उसके पर नज़र रखनी चाहिए। मंदी आगे बढ़ जाए उसके चांसेस भी है और मार्केट में बाउंस बैक हो जाए उसके भी ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, ऐसी बात लेके हम आते रहेंगे। थैंक यू।